हाँ तो प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी अध्याय 10 के बारे में। जो एनसीईआरटी इतिहास का अध्याय 10 है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें केवल हम आधे लेक्चर की बात करेंगे और सेकंड पार्ट में हम इसका पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 रहेगा हमारा। तो जैसा कि मौर्य साम्राज्य, आप लोग चैप्टर का नाम देख रहे होंगे, मौर्य साम्राज्य। यहाँ मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी को। ठीक है ना, आपका तमिलनाडु बोर्ड, इग्नू और आईयूएनएस की बुक्स जो हैं उनको मिक्स करके आपका लेक्चर बनाया जा रहा है। ठीक है, देखो आप लोगों ने क्या देखा होगा, आजकल वर्तमान में आप लोग देखते होंगे सिक्कों को। आप लोगों ने कॉइन्स देखे होंगे, जो सिक्के हैं वो सिक्के देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, और सिक्कों में क्या देखा होगा आप लोगों ने कि सिक्के के पीछे एक स्तंभ लगा हुआ है जिस पर 4 सिंह बैठे हुए हैं, 4 शेर बैठे हुए हैं, है ना। पीठ से पीठ सटा करके 4 सिंह बैठे हुए हैं। और जो 4 सिंह बैठे हुए हैं ये हमारे कहाँ से लिए गए थे? जो अशोक का सारनाथ का स्तंभ था, जो अशोक का सारनाथ स्तंभ। ठीक है ना, जो सारनाथ स्तंभ है वहां से ये लिया गया था। 4 सिंह का जो स्तंभ है वहीं से लिया गया था। और अशोक जिस वंश का शासक था, अशोक जिस वंश का शासक था वो वंश कौन सा था? मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, हमें जो बौद्ध स्रोत हैं, जो बौद्ध ग्रंथ हैं, उनसे हमें पता चलता है इस चीज के बारे में कि जो आपका नंद वंश था, नंद वंश, नंद वंश का शासक था घननंद जो है। ठीक है ना, घननंद आपका शासक था नंद वंश का। उसने क्या किया था, जो आचार्य कौटिल्य थे, जो चाणक्य थे, उनको अपमानित किया था। और जब अपमानित किया उनको, तो वो लौट करके जब आ रहे थे उसके राजसभा से, उसके शासन से, ठीक है, साम्राज्य से लौट रहे थे, तो उन्होंने एक बालक को देखा जिसका नाम था चंद्रगुप्त। और वो चंद्रगुप्त नाम का जो बालक था वो एक राजकीलम नाम का एक खेल होता है, राजकीलम, उस खेल को खेल रहा था। और जो बालक था चंद्रगुप्त बालक, उसमें उन्होंने एक विलक्षण नेतृत्व की प्रतिभा देखी। और जब एक विलक्षण नेतृत्व देखा उस बालक के अंदर, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर, तो वो चाणक्य जो थे अपना शिष्य बना करके उसे अपने साथ ले आए। कहाँ ले आए? तक्षशिला ले आए। और तक्षशिला लेकर के आकर के उन्होंने उसे कला, शिक्षा, इन सब के बारे में शिक्षित किया। चंद्रगुप्त जो था उसने चाणक्य की कूटनीति और जो रणकौशल था, उन दोनों के द्वारा देखा जाए तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घननंद, उसको हराया। और हरा करके ध्यान रखना 322 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना कर दी। कहां पर? मगध में मौर्य वंश की स्थापना कर दी। यहां से कहानी स्टार्ट होती है हमारी चंद्रगुप्त मौर्य की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जो समय था वो 322 ईसा पूर्व से लेकर के और 298 ईसा पूर्व तक का था। ठीक है, 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व का था। देखो, मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था, इस मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक था ये। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया आप लोगों को। दूसरी बात, जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण का जो रचयिता है श्रीधर स्वामी, या टीकाकार कह सकते हैं। जो विष्णु पुराण के जो टीकाकार हैं श्रीधर स्वामी हैं। कौन है? श्रीधर स्वामी। और जो श्रीधर स्वामी थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को नंद की जो पत्नी है, जो नंद था, नंद की पत्नी कौन थी? मुरा। नंद की पत्नी का नाम था मुरा। तो मुरा से उत्पन्न बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि उसकी माता बताई जाती है। और मुरा से जब उत्पन्न हुआ चंद्रगुप्त, तो उसी के कारण इनको मौर्य कहना लग गया, यानी कि मौर्य नाम इनके साथ में जुड़ गया। चंद्रगुप्त बालक का जन्म जो हुआ मुरा नामक एक पत्नी से हुआ, जो कि नंद की पत्नी हुआ करती थी। ठीक है ना, तो उसी से इनके नाम के आगे मौर्य लग गया, मौर्य। ठीक है ना, जो मौर्य बात होती है ये यहीं से जन्म हुआ मौर्य शब्द का, मुरा से। एक पुरानी बौद्ध परंपरा थी, उससे यह भी पता चलता है कि नेपाल का जो तराई का क्षेत्र है, नेपाल का जो तराई का क्षेत्र है, नेपाल का तराई का क्षेत्र, ठीक है ना, और इसी तराई के क्षेत्र में एक जगह पड़ती है आपकी गोरखपुर।
जो गोरखपुर जगह है, यही गोरखपुर जगह में देखोगे तो मौर्य नाम की जो क्षत्रिय कुल था वो लोग यहाँ निवास किया करते थे। और ऐसा माना जाता है कि ये चंद्रगुप्त जो है इसी वंश का था, इसी मौर्य नाम का जो क्षत्रिय कुल था इसी वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था। तो सबसे पहले ध्यान रखना, एक आपके विद्वान हुए थे, एक साहब हुए थे ग्रुनवेडेल। ग्रुनवेडेल, जो ग्रुनवेडेल साहब हुए, उन्होंने बताया कि मयूर जो था, मयूर यानी कि जैसे हम मोर बोलते हैं, मोर जो है इस राजवंश का चिन्ह था, वो राजवंशी चिन्ह था मोर जो है मौर्य साम्राज्य का। और चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक जो हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक हुआ, जो राज्याभिषेक हुआ था, ध्यान रखना 323 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व में लगभग बताया जाता है कि इसकी इसी समय के आसपास 321 ईसा पूर्व में बताया जाता है, या इससे पहले भी माना गया है, अर्थात 322 ईसा पूर्व में भी माना गया है। लगभग 3 समय इसके बताए जाते हैं, 323 और 322 के बीच में आने के लगभग 321 ईसा पूर्व में। आपके जो यूनानी ग्रंथ हैं उनमें देखा जाए, यूनानी ग्रंथों में तो चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नामों का उल्लेख मिलता है। जो आपके यूनानी ग्रंथ हैं, जो यूनानी ग्रंथ हैं आपके, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नामों का उल्लेख होता है। और वो 3 नाम कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। एक तो सेंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स। दूसरे नाम की बात करें, दूसरा नाम था इसका एंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, ठीक है। और तीसरे नाम की इसकी बात करें चंद्रगुप्त मौर्य का, तो वो था सेंड्रोकोप्टस। क्या था? सेंड्रोकोप्टस, सेंड्रोकोप्टस। ये 3 नाम थे इसके, किसमें? यूनानी ग्रंथों में। और यहां ध्यान रखना 1793 ईस्वी की बात है, 1793 ईस्वी की। सर विलियम जोन्स जो थे, उन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सामने ये बताया था कि ये तीनों नाम जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। इन नामों की घोषणा किसने की थी 1793 में? सर विलियम जोन्स ने। किसने? सर विलियम जोन्स ने, ध्यान रखिएगा, सर विलियम जोन्स ने। और किसके सामने बताई ये चीज? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। इसी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सामने 1793 में सर विलियम जोन्स ने यह बताया कि तीनों नाम जो हैं, जो कि हमारे यूनानी ग्रंथों में हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं। और जो अंतिम नंद शासक था, मैंने बताया था अभी आपको, धनानंद जो था, उसने काफी अत्याचार किए, काफी अत्याचार किए। उसने धन लूट करके इकट्ठा किया। और यानी कि हम कह सकते हैं जो उसकी लिप्सा थी, यानी कि जो दुर्व्यवहार था जनता के प्रति, उससे प्रजा बहुत तंग आ चुकी थी। इस चीज का किसमें उल्लेख मिलता है? जो यूनानी ग्रंथ थे उनमें इनका उल्लेख मिलता है। और 2 ग्रंथ आपके ये भी थे, परिशिष्ट, परिशिष्ट पर्वन, और दूसरा ग्रंथ था आपका एक मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। परिशिष्ट पर्वन और मुद्रा राक्षस जो है, उनमें इस चीज का उल्लेख मिलता है कि मगध को विजित करने के लिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने पर्वतक नामक राजा से सहायता ली थी। पर्वतक नाम का राजा था, पर्वतक जो राजा था उससे सहायता ली थी मगध को जीतने के लिए। और नंदों के जो सेनापति थे वो कौन थे? भद्रसाल, भद्रसाल जो थे वो नंदों के सेनापति हुआ करते थे और उनको भी पराजित किया, और मगध पर अब उसका अधिकार हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का। अब एक चीज ध्यान रखना, 303 ईस्वी की, 303 ईसा पूर्व की बात थी। 303 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था और सेल्यूकस जो था, उसके बीच में एक संधि हुई। इन दोनों के बीच में एक संधि हो गई, ध्यान रखना। और यह भी बताया जाता है कि यूनानी सेनापति जो था सेल्यूकस, उसने 305 ईसा पूर्व में जो पश्चिमोत्तर भारत था उस पर आक्रमण किया था। और जब चंद्रगुप्त ने उसे हरा दिया था, तभी जाकर के सेल्यूकस को जो है चंद्रगुप्त के साथ एक संधि करनी पड़ी थी, इसको संधि करनी पड़ी थी।
और संधि करनी पड़ी। इससे क्या हुआ कि चंद्रगुप्त को हिंदू कुश पर्वत तक के जो प्रांत थे वो उपहार में मिल गए, ये इसको उपहार में मिल गए। ठीक है, ध्यान रखना। अब जब संधि तो हो गई भाई, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच संधि तो हो गई, लेकिन संधि के बाद में क्या हुआ, जो सेल्यूकस था उसकी जो है पुत्री थी, उस पुत्री का नाम क्या था, ध्यान रखना, हेलेना। उसकी पुत्री का नाम था हेलेना, और हेलेना का जो विवाह हुआ वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया गया। अब इस वैवाहिक संबंध की बात करें, जो वैवाहिक संबंध था इसकी बात करें, तो इस वैवाहिक संबंध के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, तो एक विस्तृत उल्लेख है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है एपियनस, या एपियनस जो विद्वान थे उन्होंने इस संबंध के बारे में उल्लेख किया है। लेकिन एक विद्वान और हुए थे, एक महोदय और हुए थे, प्लूटार्क हुए थे, उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए, 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो ध्यान रखना, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 राज्य भी दिए थे। जब इनके वैवाहिक संबंध जब हुए यहाँ पे, तो इसको 4 राज्य मिले थे, 4 राज्य दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को। अब वो कौन से थे 4 राज्य, एक तो आपका एरिया, यानी जिसे हेरात के नाम से भी जानते हैं, हेरात, ठीक है। दूसरा था अराकोशिया, और इस अराकोशिया को ध्यान रखना हम लोग कंधार के नाम से जानते हैं, कंधार के नाम से, ठीक है। जेड्रोसिया मिला था तीसरा, जेड्रोसिया, ठीक है। और जेड्रोसिया को हम लोग जो है मकरान तट के नाम से जानते हैं, काय के नाम से, मकरान तट के नाम से। और जो चौथा राज्य मिला वो था पेरीपेनिसुदाई, ठीक है, पेरीपेनिसुदाई, ठीक है। और पेरीपेनिसुदाई को हम लोग काबुल के नाम से जानते हैं। तो ये 4 राज्य जो हैं इसको दहेज में मिले थे चंद्रगुप्त मौर्य को। और ये भी ध्यान रखना, जो सेल्यूकस था उसने एक राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज, उस मेगास्थनीज को जो है इस चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और प्लूटोर्क के अकॉर्डिंग बात की जाए यहाँ पे, प्लूटोर्क के अकॉर्डिंग, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में संधि जो हुई थी, उस संधि के बाद चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया था। 6 लाख की सेना लेकर के, 6 लाख सेना लेकर के पूरे भारत पर हमला किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य और उसका जो पुत्र था सिंहसेन, क्या नाम था, सिंहसेन, उसको लेकर के सिंहासन उसको देकर के सौंप करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक पर्वत था कर्नाटक में, वहां चला गया और वहीं तपस्या करके संलेखना जो पद्धति थी, जो मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है ना, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में संलेखना पद्धति के बारे में जो बताया था, उसी से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। वहीं पे इसने अपने आप को प्राण त्यागने के लिए न्यौछावर कर दिया, ठीक है। ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात रही यहाँ पे। अब लेकिन बात की जाए साम्राज्य का संगठन कैसे हुआ, इस मौर्य साम्राज्य का संगठन कैसे हुआ। ध्यान रखना, मौर्य जो थे उन्होंने बहुत ही बड़ा, एक विस्तृत कह सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा प्रशासन तंत्र स्थापित किया हुआ था। और इसकी झलक हमें काय में देखने को मिलती है, जो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है, मेगास्थनीज जो था उसकी पुस्तक का नाम था इंडिका, इसमें देखने को मिलता है। और कौटिल्य का एक ग्रंथ था, कौटिल्य की एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, इसमें भी देखने को मिलता है कि मौर्यों ने जो है बहुत ही बड़ा प्रशासन तंत्र स्थापित किया हुआ था। और मेगास्थनीज जो था, ये मेगास्थनीज यूनान का, ध्यान रखना, यूनान का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और उसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, मैंने बताया भी। लेकिन वो जो मौर्य थे उनकी राजधानी पाटलिपुत्र में रहता था। ये कहाँ रहता था, पाटलिपुत्र में,
ये पाटलिपुत्र में रहता था, जो कि राजधानी थी उन लोगों की। और उसने न केवल पाटलिपुत्र के बल्कि पूरे मौर्य साम्राज्य के शासन का विवरण लिख करके छोड़ दिया। और इस पुस्तक से देखा जाए तो मौर्य काल के प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, इन सब पर प्रकाश देखने को मिलता है। और मेगास्थनीज के इस विवरण को जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से परिपूरित किया जा सकता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। यहां तक कि हालांकि बात की जाए तो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को अंतिम रूप जो है मौर्य शासन के कई सदियों के बाद दिया गया। फिर भी इसके कुछ खंड में देखा जाए जो बातें आई हैं यथार्थ हैं, सत्य हैं, और मौर्य प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बारे में एक हम कह सकते हैं प्रामाणिक जानकारी देती है। और इन दोनों स्रोतों के आधार पर देखा जाए तो हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन तंत्र का, यानी कि जो स्ट्रक्चर था, जो ढांचा था, उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो एक स्वेच्छाचारी शासक था, एक स्वेच्छाचारी शासक था, और पूरे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए था। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राजा का जो आदर्श है वो उच्च होता था, और उसका एक कथन भी था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के दुख में ही उसका दुख है। और मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग देखा जाए, इस मेगास्थनीज के तो राजा की सहायता करने के लिए एक परिषद गठित की गई थी, और बड़े बड़े विद्वान लोग इसके सदस्य हुआ करते थे। और साम्राज्य काफी प्रांतों में बटा हुआ था, और हर एक प्रांत एक एक राजकुमार के जिम्मे लगा रहता था, हर एक की जिम्मेदारी में था। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपने साम्राज्य का संगठन किया। दूसरी बात करें यहां बिंदुसार या फिर अमित्रचेट्स के बारे में। बिंदुसार, उसको हम जानते हैं अमित्रचेट्स के नाम से भी, अमित्रचेट्स के नाम से भी। इसके शासनकाल की बात करें तो 298 ईसा पूर्व से लेकर के और 273 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। तो यूनानी जो लोग थे उन्होंने इसे अमित्रचेट्स या कह सकते हैं, या अमित्रघात भी हम इसको कह सकते हैं, अमित्रघात, इस बिंदुसार को। ठीक है, इसके नाम से पुकारा था यूनानी लोगों ने, और इसका नाम क्या रख दिया गया? सिंहसेन रख दिया गया। इसका नाम सिंहसेन रख दिया गया। बिंदुसार के समय में देखा जाए जो सीरिया के शासक थे एंटियोकस प्रथम। कौन थे? एंटियोकोस प्रथम। ठीक है, ये कहां के राजा थे? ये सीरिया के शासक थे, सीरिया के शासक। तो उन्होंने क्या किया? डायमेकस नाम का राजदूत को भेजा। इन्होंने एक डायमेकस जो था वो राजदूत था, उसको भेजा। कहां भेजा था? बिंदुसार के समय में। ठीक है, और बिंदुसार ने एक पत्र लिख करके एंटियोकस जो था उससे कुछ वस्तुएं मांगी। अब वस्तुएं कौन सी मांगी थी? नंबर 1 पे बात करें तो अंगूरी मृदा, अंगूरी जो मदरा होती है, सॉरी मदरा जैसे शराब जो बोलते हैं हम लोग, वाइन, अंगूरी मदरा मांगी थी। और दूसरी बात करें तो एक इसने अपने उस पत्र में जो सूखी अंजीर होती है, सूखी अंजीर, उसकी डिमांड की थी। एक और क्या बोलते हैं, दार्शनिक, इसने तीसरी चीज मांगी थी, दार्शनिक, क्योंकि अपने शासनकाल के उस पूरे प्रशासन के बारे में पूरा विवरण लिखवाने के लिए इसने दार्शनिकों की मांग की थी। जो मिस्र के शासक थे टॉलमी द्वितीय, जो मिस्र के शासक थे टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, याद रखना, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। ठीक है, उन्होंने जो है डायनोसिस नाम का राजदूत जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा। इन्होंने टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नाम का एक राजदूत था, ठीक है, उसको दरबार में भेजा बिंदुसार के में। अब यहां से बात थोड़ी शुरू होती है अशोक के बारे में। तो जो अशोक का शासनकाल था वो 273 ईसा पूर्व से लेकर के और 232 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, और अशोक मौर्य साम्राज्य में सबसे महान शासक हुआ। अगर एक बौद्ध परंपरा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो अपने आरंभिक जीवन में परम क्रूर व्यक्ति था, और अपने 99 भाइयों का कत्ल करके राजगद्दी पर बैठा था ये अशोक जो था। और अशोक को उसके अभिलेख में देखा जाए तो
देवानपीय कह करके संबोधित किया गया है। इस अशोक को उसके अभिलेखों में क्या कह करके संबोधित किया गया है? देवानापीय। ठीक है। दूसरी बात, जो इसका भाब्रू अभिलेख है, भाब्रू अभिलेख, जो भाब्रू अभिलेख है उसमें एक देखा जाए एक तरीके से तो इसको प्रियदर्शी कहकर के बुलाया गया है। इस अशोक को प्रियदर्शी कहकर के बुलाया गया है। और जो मास्की में जो बुद्ध शाक्य है, जो मास्की है, मास्की अभिलेख, मास्की अभिलेख में इसको बुद्ध शाक्य नाम से बुलाया गया है, बुद्ध शाक्य के नाम से। और अशोक के नाम का उल्लेख उसके 4 अभिलेखों से मिलता है। और 4 अभिलेख कौन से हैं इसके, ध्यान रखना। नंबर 1 मास्की, दूसरा गुर्जरा, तीसरा नेत्तूर और चौथा अभिलेख है इसका उड़ेगोलम। इन 4 अभिलेखों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। एक आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। कौन सा? रुद्रदामन का। जूनागढ़ अभिलेख, उसमें भी अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। और अशोक अवदान माला में देखा जाए तो इसकी माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। इसकी माता का नाम क्या था? माता, ध्यान रखना, सुभद्रांगी इसकी माता का नाम बताया जाता है। ठीक है। और अशोक की काफी पत्नियों का उल्लेख भी मिलता है। और बौद्ध ग्रंथों से देखा जाए तो इसकी जो पत्नियों का नाम है, इसकी जो पत्नियां थी, बौद्ध ग्रंथों की बात कर रहा हूं मैं, बौद्ध ग्रंथों से देखा जाए तो इसकी जो पत्नी थी असंधिमित्रा, असंधिमित्रा। अगर दूसरी की बात करें, महादेवी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता, तिष्यरक्षिता। और अशोक के जो आपके प्रयाग स्तंभ हैं, जो प्रयाग स्तंभ लेख हैं, जो प्रयाग स्तंभ लेख हैं, अगर इससे देखा जाए तो कारुवाकी का नाम प्राप्त होता है इसकी पत्नी के रूप में। किसका? कारुवाकी, इसकी पत्नी को माना गया है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की 2 पुत्रियां थीं। इसकी 2 पुत्रियां थी बौद्ध ग्रंथों में। कौन कौन सी? संघमित्रा और दूसरी का नाम था चारुमती। इन दोनों का उल्लेख मिलता है। और प्रयाग स्तंभ के लेख में देखोगे तो एक पुत्र भी इसका बताया जाता है। उस पुत्र का नाम था तीवर। तीवर इसका पुत्र बताया जाता है अशोक का। कौन से अभिलेख से? प्रयाग स्तंभ लेख से। सॉरी, प्रयाग स्तंभ का जो लेख है उसमें इसको जो पुत्र हुआ था उसका नाम तीवर बताया जाता है। और अशोक जो था, अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसका राज्याभिषेक जो हुआ था वो 4 वर्ष के बाद हुआ था। 4 वर्ष के बाद, यानी कि 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि 9वें वर्ष के बाद जो है, यानी कि 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में, ध्यान रखना, कलिंग की विजय प्राप्त की थी। और इसका उल्लेख हमें क्या में मिलता है? जो 13वां इसका शिलालेख है, जो 13वां शिलालेख है उससे इसकी कलिंग की विजय के बारे में पता चलता है। और कलिंग युद्ध में तो काफी नरसंहार हुआ। जो जीते हुए देश की जनता थी उसकी कसरत से अशोक की जो अंतरात्मा थी उनको बहुत आघात पहुंचा, उसको बहुत दुख हुआ। और अशोक ने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति अपनाई। क्या की? धम्म विजय की। ठीक है, दिग्विजय की जगह इसने धम्म विजय की नीति को अपनाया। और जो राजतरंगिणी है, जो राजतरंगिणी है कल्हण की राजतरंगिणी, उससे यह पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवदत्त नाम के नगर बसाए थे। इसने आपका एक श्रीनगर और दूसरा देवपत्तन नेपाल में।
कश्मीर में तो हमारा श्रीनगर था ये, और ये देवपत्तन जो है नेपाल में था। ये दो नगर बसाए थे इसने जो है। और उसके राज्य में कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल, दक्षिण में कर्नाटक देख लो, आंध्र प्रदेश देख लो, ये सब शामिल थे। और अशोक के समय में पूरे भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा। और अशोक सबसे पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी हुआ करता था। कलहण की जो राजतरंगिणी है उससे पता चलता है कि जो शैव धर्म था उसका ये उपासक भी था। और अशोक ने एक विधिवत तरीके से बौद्ध धर्म भी ग्रहण किया हुआ था। और एक उपासक के रूप में जो 10वां वर्ष था उसमें बोध गया की यात्रा भी की है इसने, अशोक ने जो है। और 12वें वर्ष में देखोगे तो निगाली सागर, और 20वें वर्ष में लुम्बिनी भी गया है। ये 12वें वर्ष में देखोगे तो ये निगाली सागर गया है, निगाली सागर घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए। और 20वें वर्ष में ध्यान रखना ये कहाँ गया था, लुम्बिनी गया था, लुम्बिनी, ठीक है ना। और संसार के इतिहास में देखोगे तो अशोक की प्रसिद्धि का कारण क्या है, उसकी विजय। आप यही सोच रहे होंगे ना, उसकी जो विख्यातता है, जो प्रसिद्धि है, वो विजय की वजह से नहीं। इसकी जो विख्यातता, जो प्रसिद्धि है, वो धम्म की वजह से है, धम्म की वजह से। और धम्म शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का जो धर्म शब्द है उसका एक प्राकृत रूपांतर शब्द है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर यहाँ थोड़ी सी बात करें इसके शिलालेख के बारे में, या जो अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक के अभिलेख के बारे में बात करें, ध्यान रखिएगा। देखो अशोक का इतिहास जो है उसके अभिलेखों के आधार पर तैयार करते हैं हम लोग जो है। और अशोक पहला भारतीय राजा हुआ था जिसने अपने अभिलेखों के सहारे से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया है। और अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। दीर्घ शिलालेख, इसकी शिलालेख की अभिलेखों की 5 श्रेणियां थी। दीर्घ शिलालेख, लघु, पृथक और दीर्घ स्तंभ। दीर्घ स्तंभ लेख और एक लघु स्तंभ लेख, ठीक है। इन 5 श्रेणियों में इसको बांटा जाता है। और अशोक के जो शिलालेख हैं उसके 2 वर्ग हैं, एक तो बृहत शिलालेख और एक लघु शिलालेख। जो 13 इसके बृहत शिलालेख हैं, जो इसके 13 बृहत शिलालेख जो हैं, पहला तो यह था कि पशु हत्या और उत्सव समारोह पर प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा क्या था कि इसमें समाज कल्याण के जितने भी संबंधी कार्य हैं वो बताए जाते हैं, जो कि धम्म के कार्य हैं उनमें निहित हैं पूरे के पूरे। और इसमें अशोक अपनी जो दक्षिणी सीमा पर जो राज्य स्थित हैं, चोल, पांड्य और आपका सत्यपुत्र, केरलपुत्र, ताम्रपर्णी, इनका नाम उल्लेख उसमें करता है ये। तीसरे की बात करें तो इसमें क्या दिया गया था कि ब्राह्मण जो श्रवण हुआ करते थे, श्रमण वगैरह, उनके प्रति उदारता को एक विशेष गुण बताया है। और माता पिता की सेवा करना, अल्प व्यय करना, अल्प संचय करना, इसको अच्छा कार्य बताया गया है तीसरे इसके शिलालेख में। और चौथे की बात करें तो जो धम्म की नीति थी वो सबसे महत्वपूर्ण देखी गई थी इसमें। धम्म की जो नीति थी उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण विचार थे उनको बताया गया है। और जो 5वीं थी इसकी, 5वां शिलालेख, उसमें पहली बार अशोक के शासन के 14वें वर्ष में जो धम्म महामात्य जो हुए, यानी कि धर्म महामात्र जो हुए, उनकी नियुक्ति और उनके कर्तव्यों की चर्चा हमारे 5वें शिलालेख में, अशोक के 5वें शिलालेख में देखने को मिलती है। 6वें की बात करें तो 6वें में क्या था कि जो धम्म महामात्र जो थे उनके लिए आदेश बताए जाते हैं। और शिलालेख के दूसरे भाग में देखोगे सजग, सक्रिय प्रशासन, सुचारू व्यापार, इनका उल्लेख मिलता है। और प्रसिद्ध उद्धरण जो है वो किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं, नहाता रहूं या सो रहा हूं, जहां भी रहूं, प्रतिवेदक जो प्रजा है उसकी दशा जो है मुझे अवगत कराई जाएगी पूरे तरीके से। और मैं सर्वत्र तरीके से प्रजा का कार्य करूंगा। सब लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है, मेरा परम धर्म है। और इसका मूल उद्योग और कार्य तत्परता थी। 7वें में देखा जाए तो इसके सभी संप्रदाय जो हैं उनके बीच एक सहिष्णुता का आवाहन किया जाता है। अगर 8वें की बात करें तो 8वें में ये कहा जाता है कि सम्राट जो है अब बिहार यात्रा को त्याग करके धम्म यात्रा करेंगे और विभिन्न वर्गों से संपर्क करेंगे जो है, ये 8वें शिलालेख में बताया जाता है। अगर 9वें शिलालेख की बात करें तो उसमें जन्म, बीमारी और आपके विवाह,
इनके बाद में यात्रा के पूर्व होने वाले जो समारोह हैं इनकी निंदा की गई है 9वें उसमें शिलालेख में। और 10वें में क्या है कि जो ख्याति और जो गौरव है उसकी निंदा की गई है और धम्म नीति को श्रेष्ठता दी गई है। और 11वें की बात करें तो जो धम्म नीति की व्याख्या की गई है और बड़े बड़े जो आदर हैं, जो बड़े लोग हैं उनका आदर किया जाए, पशु हत्या न की जाए, मित्रों के प्रति एक उदारता का व्यवहार होना चाहिए, इस चीज़ पर बल दिया गया है। अगर 12वें की बात करें तो 12वें में क्या है, जो संप्रदाय हैं इनके बीच एक सहिष्णुता का निवेदन किया गया है। और 13वें की बात करें तो कलिंग की लड़ाई और वहाँ जो विनाश हुआ उसका वर्णन देखने को मिलता है। और इसमें अशोक के जो समीपवर्ती राज्य थे उनकी सूची देखने को मिलती है। और वो समीपवर्ती राज्य कौन कौन से थे? कंबोज था, कंबोज, गांधार, रठिक, भोजक और आपका पितनकी और आंध्र, नाभक, नापक्ति और परमीदास, ठीक है। इन साम्राज्यों का, इन राज्यों का वर्णन देखने को मिलता है। और अशोक के अगर समसामयिक देखा जाए तो 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख भी देखने को मिलता है। 5 यूनानी राजाओं का, 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। अब 5 यूनानी राजा कौन से थे? एक तो आपका एंटियोकस द्वितीय जो कि सीरिया का था। कौन सा? एंटियोकस द्वितीय जो कि सीरिया का राजा हुआ करता था, सीरिया का शासक। दूसरे पे बात करें तो जो आपका फिलाडेल्फस था, कौन सा? फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय, ये मिस्र का शासक हुआ करता था, ठीक है। एक आपका इसमें देखने को मिलता है, इसका जो तीसरा उल्लेख राजा का मिलता है वो एंटीगोनस का मिलता है। किसका? एंटीगोनस का, जो कि मकदूनिया का शासक था। और चौथे की बात करें तो चौथा देखने को मिलता है मगस राजा जो कि सीरियन का शासक हुआ करता था। और अगर 5वें शासक की बात करें तो 5वां था अलेक्जेंडर जो कि एपीरस का शासक था, ठीक है। इन 5 का देखने को मिलता है। अच्छा, इसके लघु शिलालेख के बारे में हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। लघु शिलालेख जो कि 14 बताए जाते हैं। इनको देखा जाए तो 14 थे। एक तो आपका रूपनाथ था, पहला रूपनाथ स्थल पर था। कहाँ पर था ये? मध्य प्रदेश में, एमपी में। जिला कौन सा था? जबलपुर। जो 14 शिलालेख थे इनके वर्ग जो थे उनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। और सम्मिलित जब इनके वर्गों को नहीं किया जाता है, इसी कारण, यही कारण है कि इनको लघु शिलालेख बोलते हैं। केवल इनके स्थल, राज्य और जिले के बारे में बताया जाता है। गुर्जरा था, गुर्जरा जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, दतिया जिले में। एक आपका सहसाराम है, सहसाराम जो कि बिहार में है। बिहार में कहाँ पे? सहसाराम में ही, सहसाराम जिला है वहीं पर है। बब्रू जिसे वैराट बोलते हैं, बब्रू। बब्रू कहाँ पर है? राजस्थान में है ये। राजस्थान में कहाँ? जयपुर में, जयपुर, ठीक है, जयपुर जिले में। मास्की है, मास्की कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर? रायचूर जिले में। एक आपका ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी वो कहाँ पर है? वो आपका कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और कौन से जिले में है? चित्तलदुर्ग में, चित्तलदुर्ग में देखने को मिलता है। और दूसरे की बात करें तो सिद्धपुर था जो कि ब्रह्मगिरी चित्तलदुर्ग में देखने को मिलता है। जटिंग रामेश्वर था, ब्रह्मगिरी के पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है।
एरगुड़ी था जो कि आंध्र कुर्नूल में देखने को मिलता है। गोबी मठ था जो कि मैसूर राज्य में है और कोपवल आपके राज्य में है, जिले में है, सॉरी। पालकी गुड्डू था, वो भी आपका गोबी मठ में देखने को मिलता है, जो समीपवर्ती क्षेत्र थे वहाँ है। राजुल मद्दागिरी था जो कि आंध्र कर्नूल में है। अहरोरा था जो कि उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में है। ठीक है, तो ये 14 के लघु शिलालेख थे। अगर स्तंभलेख की बात करें, स्तंभलेख की, तो स्तंभलेख मैंने बताया था कि 2 वर्गों में बटे हुए थे, बृहत स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख। जो बृहत स्तंभलेख थे इसके, एक तो इसका मेरठ, वो 6 थे, ध्यान रखना 6, मेरठ स्तंभलेख। जो मेरठ स्तंभलेख था, ये स्तंभलेख पहले जो है मेरठ में था, बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली में ले आया गया था इसको। ठीक है, और जो दूसरा था वो था टोपरा स्तंभलेख, टोपरा स्तंभलेख। जो टोपरा स्तंभलेख था, ये स्तंभ पहले टोपरा में, टोपरा कला जो गांव है वहां पर था, यानी कि यमुनानगर जिला जो है हरियाणा में, वहां पे था, और बाद में फिरोज तुगलक जो था वो दिल्ली ले गया था इसको भी। तीसरा था इसका प्रयाग स्तंभलेख, प्रयाग स्तंभलेख। ध्यान रखना, पहले ये कौशाम्बी कोशम में था जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है, और अकबर जो था, अकबर मुगल राजा, वो उसको इलाहाबाद किले में ले गया। चौथा था इसका एक लौरिया नंदगढ़, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभलेख। इसमें क्या था कि लौरिया अरेराज यानी कि पश्चिमी चंपारण जो कि जिला बिहार है, ठीक है, वहां पर था, वहां स्थित था ये। और एक इसका जो लौरिया अरेराज था, लौरिया अरेराज, वो भी पश्चिमी चंपारण और बिहार में स्थित था। ठीक है, अरेराज भी था, यहाँ ध्यान रखना, नंदनगढ़ की जगह खाली अरेराज हो जाएगा। ठीक है, वो भी बिहार चंपारण में है। एक इसका रामपुरवा स्तंभलेख था, रामपुरवा स्तंभलेख। ये रामपुरवा स्तंभलेख जो था, यहां से देखा जाए बेसिकली तो 2 स्तंभ मिले थे। एक स्तंभ जो है पूरा लेख युक्त है और दूसरा लेख विहीन है। लेख युक्त स्तंभ के जो शीर्ष हैं उस पर जो शेर है उसकी आकृति बनी हुई है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रखी गई है। और जो लेख विहीन जो स्तंभ है उसके शीर्ष पर वृषभ जो बैल होता है उसकी आकृति बनी हुई है। और ये एकमात्र ऐसा स्तंभ है जिसके शीर्ष पर वृषभ बना हुआ है। ठीक है, ये 6 थे हमारे बृहत स्तंभलेख जो थे, वो 6 थे। ठीक है, लघु स्तंभलेख की बात करें, अगर लघु स्तंभलेख की बात करें तो ध्यान रखना, ये कितने थे? 7, ये 5 थे, सॉरी आपके 5, क्योंकि वो तो 6 थे और बताया भी जाता है, कभी कभी 7 भी बोल दिया जाता है, बट ये छोटे वाले 7 थे, 5 थे, सॉरी। इसमें क्या था, रुम्मिनदेई था एक आपका, रुम्मिनदेई, रुम्मिनदेई स्तंभलेख। इसमें क्या था कि अशोक के द्वारा जो रुम्मिनदेई जो नेपाल में है उसकी धर्म यात्रा जब की थी उसका विवरण देखने को मिलता है। और इस रुम्मिनदेई से हमें पता चलता है कि बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था। जो गांव है लुम्बिनी, जहां बुद्ध की जन्मस्थली मानी जाती है, और उसको बलि यानी कि धार्मिक भेंट के रूप में लिया जाने वाला जो कर था, बलि, उससे मुक्त करके, घटा करके या मुक्त कर दिया, और जो भाग था भूमि के राज्य के द्वारा वसूला गया कर जो था, जो अंश था, उसको 1/6 के भाग में घटा करके कितना कर दिया, उत्पादन का 1/8 भाग कर दिया इसमें। और एक इसका निगलीवा, जो निगलीवा निगाली सागर स्तंभलेख था, रुम्मिनदेई नेपाल में देखने को मिलता है। अशोक ने यहाँ की यात्रा की थी और कनक मुनि जो कि बौद्ध के स्तूप पर परिवर्तन कराया गया था इसके द्वारा। सांची का स्तंभलेख देख लो, सांची का, इसमें क्या था कि अशोक ने महामात्यों के संघ में जो संघ था, जो संघ भेद था, उसको रोकने का आदेश दे दिया था इस स्तंभ के द्वारा। सारनाथ का था जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। इसमें अशोक ने जो महामात्र थे उनको संघ भेद रोकने के लिए भी इसमें भी आदेश दे दिया। कौशाम्बी का देख लो, कौशाम्बी का जो कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। और अशोक की जो दूसरी पत्नी थी कारूबाकी, और जो तीवर की माता थी जो उसका पुत्र था, उसके द्वारा बौद्ध संघ को प्रदत्त दान का उल्लेख देखने को मिलता है। और इसे रानी का उल्लेख भी कह देते हैं, अभिलेख भी कह देते हैं इसको जो है। और कुछ इसके धर्म प्रचारक भी हुए और देश जहां जहां उन्होंने धर्म प्रचार किया, जो महेंद्र थे, महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा,
इन्होंने श्रीलंका में किया इसका प्रचार प्रसार। धर्म प्रचारक थे। महारक्षित थे, जो महारक्षित था उसने यूनान देश में किया। यूनान देश में एक आपका महाधर्म रक्षित था, महाधर्म रक्षित, उसने कहाँ किया? महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में जो महादेव था, महादेव ने कहाँ प्रचार किया? मैसूर में किया। मैसूर में कहाँ? महर्षि मंडल में। जो रक्षित था, रक्षित ने किया बनवासी में, जो कर्नाटक में है। धर्म रक्षित जो था उसने अपरंतक में किया। सोना और जो उत्तरा थे उन्होंने स्वर्ण भूमि में किया, स्वर्ण भूमि में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब इसके धर्म प्रचारक हुए थे। यहाँ से आज हम केवल इस पार्ट 1 में इतनी ही बात करेंगे और कल हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट में कलिंग युद्ध से। ठीक है, कलिंग युद्ध जो हुआ था उसका क्या प्रभाव हुआ था। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अशोक का जो इतिहास था, अशोक का जो स्थान था इतिहास में, वो क्या स्थान था। अशोक के उत्तराधिकारी कौन हुए, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, मौर्य शासन का महत्व क्या था, प्रांतीय प्रशासन वहाँ का कैसा था, उन सब के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे हम इसमें जो उसके व्यापारिक मार्ग थे उनके बारे में, कला कैसी थी, यहाँ की मुद्रा प्रणाली कैसी थी, राज की कला कैसी थी, स्तंभ के बारे में देखेंगे। ईरानी स्तंभ थे, मौर्य स्तंभ थे, इनमें भेद क्या था, वो सब पढ़ेंगे। अशोक के समय की गुफाएं कैसी थीं, लोक कला कैसी थी, अध्यक्ष कौन कौन थे इसमें, क्या क्या पद था उनका, तीर्थ क्या थे इसके, जो बौद्धिक संस्कृति थी, विस्तार था, राज्य की जो पद्धति थी वो कैसी थी, उस सब के बारे में हम सेकंड पार्ट में कल आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।